Hey, hi everyone. I'm back with another video which will cover Essay 300 Planning and Audit of Financial Statement. See, before doing any work, we prefer to plan it, right? Similarly, before conducting an audit, it is the responsibility of auditor to plan it first so that the audit will get conducted in an effective as well as proactive manner. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग ऑडिट के प्रिलिमिनरी प्लानिंग को यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं ऐसे 300 में. मैं एक और पॉइंट से मैं रिलेट करना चाहूँगा. जब हम लोग ऐसे 260 पढ़ रहे थे, कम्युनिकेटिंग विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, वहाँ हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था दैट इट इज़ वन ऑफ द आई कैन से मैटर दैट ऑडिटर शुड कम्युनिकेट विद TCWG. व्हाट? प्लानिंग ऑफ ऑडिट. ठीक है, हम लोग जो भी ऑडिट को लेकर प्रिलिमिनरी प्लान करते हैं ना, दैट वी नीड टू कम्युनिकेट विद TCWG. उस प्लानिंग पे ही वी विल discuss in detail under Essay 300. So the first section speak about scope of Essay 300. It deals with auditors' responsibility to plan and audit of financial statement. Essay 300 deals with auditors' की responsibility to plan and audit of financial statement. It is framed in the context of recurring audits. Recurring audits means what? Audits which has been conducted at an interval of less than a year. वैसे हम लोगों ने सुना है कि audit जो होता है वो yearly होता है. Okay. बट बहुत सारे ऐसे बड़े कंपनी जो होते हैं वो रेकरिंग ऑडिट्स कराते हैं. रेकरिंग ऑडिट्स मीन्स मंथली ऑडिट, क्वार्टरली ऑडिट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रेकरिंग ऑडिट्स. और ये जो ऐसे है, इट इज़ क्वाइट फोकस्ड और आई कैन से फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेकरिंग ऑडिट. ठीक है, तो रेकरिंग ऑडिट्स को ध्यान में रखकर इस ऐसे को डिज़ाइन किया गया है. नाउ ऑडिटर्स की ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? प्लान एंड ऑडिट सो दैट इंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर. आप ऑडिट को इस तरीके से प्लान करो कि जो इंगेजमेंट है वो बिल्कुल इफेक्टिव मैनर में हो पाए. इंगेजमेंट मीन्स व्हाट? मैंने ऑलरेडी बता रखा है. इंगेजमेंट मीन्स आपको अगर एक ऑडिट करने का असाइनमेंट मिला तो दैट इज़ योर इंगेजमेंट. ओके, जो हम लोग इंगेजमेंट पार्टनर वर्ड यूज़ करते थे, उस इंगेजमेंट के जो पार्टनर है वो इंगेजमेंट पार्टनर, और उस ऑडिट में जो टीम वर्क कर रहा है दैट इज़ इंगेजमेंट टीम. ठीक है. So the objective of auditor as per Essay 300 is to plan an audit so that engagement is performed in an effective manner. हमें ऐसे ऑडिट प्लान करना है कि मेरा जो ऑडिट है वो बिल्कुल इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म हो. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट सेक्शन सेज दैट प्लानिंग ए continuous process. Planning is not a discrete phase of an audit but rather a continuous process. It simply means that planning एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चलता जाता है, हमेशा चलता जाता है इन द सेंस कि वो आपको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है बेस्ड ऑन द सिचुएशन. इट शुड नॉट बी लाइक आपने एक प्लान बना लिया और आप उसे ही फॉलो करते जा रहे हो, बिकॉज टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू नीड टू एडजस्ट योर प्लान ऑल्सो. ठीक है, तभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रेदर अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर the completion of previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. ये बात बहुत ही ध्यान से पढ़ने का है. It often begins shortly after the completion of previous audit. मेरा पिछला ऑडिट खत्म हुआ ना, उसके जस्ट बाद से ही मेरा प्लानिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए अगले ऑडिट का. राइट, यहाँ पे ध्यान में रखना होगा दैट ये ऐसे को रेकरिंग ऑडिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्ट किया गया है. ओके, सो सपोज मैं अगर मंथली ऑडिट का बात करूँ, किसी कंपनी का अगर मंथली ऑडिट हो रहा है तो एक मंथ का ऑडिट जैसे ही खत्म हुआ उसके जस्ट बाद से नेक्स्ट मंथ के ऑडिट के लिए प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज गैप ज़्यादा नहीं है मंथ टू मंथ में, क्वार्टर टू क्वार्टर में. राइट, वैसे अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग जो भी ROC की फाइलिंग्स वगैरह करते हैं, जो हम लोग का ईयरली बैलेंस शीट बनता है, उसमें अराउंड हम लोगों को 6 मंथ के आसपास का टाइम मिलता है, 4 to 6 मंथ का टाइम मिलता है टू फाइनलाइज आवर बैलेंस शीट. ओके, बट अगर हम लोग बात ये कॉन्करेंट ऑडिट का करते हैं जो क्वार्टरली हो रहा है, तो एक क्वार्टर खत्म हुआ दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया. राइट, तो टाइम काफ़ी कम मिलता है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट द प्लानिंग शुड बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करेंट ऑडिट एंगेजमेंट. मतलब जो करेंट ऑडिट एंगेजमेंट का कॉम्प्लीशन, मतलब जो आप ऑडिट कर रहे हैं वो जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक प्लानिंग बंद नहीं होता है. इट शुड नॉट बी लाइक मैंने प्लान करके ऑडिट स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया. नहीं, आपने प्लान करके ऑडिट स्टार्ट किया, ऑडिट करते समय भी प्लानिंग चलेगी और ऑडिट के ख़त्म होने तक प्लानिंग चलेगी. ठीक है. प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट procedures that need to be completed prior to the performance of further audit procedures.
For example, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of the risk of material misstatement such matters as. पहले हम लोग यहाँ तक के मतलब समझते कि ये लाइन का मतलब क्या, फिर we will proceed with these 5 points. I would like to repeat again. It says that planning includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of further audit procedures. सिंपल सा मतलब है दैट प्लानिंग करते टाइम हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर, यहाँ देखो, नीड टू कंसीडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट सच मैटर्स एज। हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स वी विल अप्लाई एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मीन्स रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर, सिंपल सी बात है। रिस्क को चेक करने का प्रोसीजर, असेस करने को आप वेरीफाई करने को कह सकते हो या चेक करना भी आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। तो वो रिस्क के असेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर हमें यूज़ करना है। ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद द फ्रेमवर्क। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो तो पहले आपको यही जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना है कि वहाँ का लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, राइट। सो सेकेंड पॉइंट सेज द सेम, द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, क्या अमाउंट मटेरियल होगा मेरे लिए, दैट यू नीड टू डिटरमाइन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द इन्वॉल्वमेंट, क्या आपको किसी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दिस यू नीड टू थिंक बिफोर प्लानिंग। द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अदर देन स्पेसिफाइड, आपको कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने होंगे, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर प्लानिंग। मीन्स आप जो प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग करते टाइम इट सिंपली सेज दैट आप जब प्लानिंग कर रहे हो ना, तो प्लानिंग करते टाइम आप जब RMM कहते हैं इसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का जब आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट कर रहे होंगे उसके पहले इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। Planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of RMM such matters like this 5. Okay. Proceeding to requirements of SA 300. That what are the important requirements of SA 300? Involvement of key engagement team members. C. कहता है कि आप जब ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको जो इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको पक्की आपको इन्वॉल्व कराना है प्लानिंग में। फॉर फॉलोइंग पर्पज देयर पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन विद ऑडिट टीम टू गेट द बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड इंसाइट, ठीक है। मेंबर्स, अगर जो आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर है वो उनमें अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनसे हमें काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस काफ़ी यूजफुल होते हैं वाइल प्लानिंग द ऑडिट। दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ की इंगेजमेंट टीम मेंबर्स टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग। हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा की इंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। ओके, कुछ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने SA 220 में ये चीज़ कवर किया था कि कुछ प्रोसीजर्स हम लोगों को चेक करने होते हैं है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दैट इस क्लाइंट से हम लोगों को कंटिन्यू करना है कि नहीं अपना रिलेशन, और आई कैन से एंगेजमेंट को एक्सटेंड करना है कि नहीं, उसके लिए कुछ चेक्स होते हैं। ऐसे 220 में हम लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे से कवर किया है। ओके, सो दैट चेक्स वी नीड टू चेक। ओके, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एज रिक्वायर्ड बाय SA 220। ये भी आपको याद होगा, SA 220 में चार्ट फॉर्म में दिया हुआ था। ओके, सो वो इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट को हम लोगों को चेक करना है। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज रिक्वायर्ड बाय SA 210। ओके, SA 210 का नाम क्या है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। सो SA 210 के अकॉर्डिंग वी विल अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, दैट वो बिल्कुल म्यूचुअली कंसेंट वाला है कि नहीं, ठीक है, जिसमें कि दोनों पार्टीज़ का असेंट हो। ओके, नाउ प्लानिंग एक्टिविटीज़। प्लानिंग एक्टिविटीज़ में क्या आती है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी।
अब हम लोग देख रहे हैं प्लानिंग एक्टिविटी क्या होता है। सबसे पहला एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। वी नीड टू एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रैटेजी। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। एक ऐसा ऑडिट स्ट्रैटेजी हम लोगों को एस्टैब्लिश करना है जो कि ऑडिट का स्कोप बताए। स्कोप इन द सेंस, स्कोप मतलब क्या क्या कवर होगा, टाइमिंग बताए कितनी देर में हमें ये सब करना है, एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट मीन्स हाउ वी विल गो अबाउट इट। दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। हम लोग जब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उससे बनता है मेरा ऑडिट प्लान, ठीक है। दैट मीन्स ऑडिट प्लान के पहले आया ऑडिट स्ट्रैटेजी। इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी द ऑडिटर शैल, ठीक है, जब ऑडिट स्ट्रैटेजी इस्टेब्लिश करता है ना तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, देखिए, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। हमें इंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, किस तरह का मेरा इंगेजमेंट है, सो दैट हमें स्कोप का पता चले, मीन्स हमें क्या कवर कराना है। Ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of audit and nature of the communications required। हम लोगों को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पता करना है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑडिटर ये पता करना चाह रहा है कि हमें किस तरीके से रिपोर्ट करना है। ओके, हमें अपने रिपोर्ट में क्या क्या एंटर करना है। बहुत सारे ऐसे इंगेजमेंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है दैट आप अपने रिपोर्ट में ये हाईलाइट करना, अदर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो हम लोग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे सिर्फ कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रिपोर्ट मुझे चाहिए इतने दिन में चाहिए, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, दैट हमें कितने दिनों में ये ऑडिट खत्म करना है, एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से हमें ये भी पता चलता है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है दे आर लाइक वी वांट सम इंटरिम रिपोर्ट आल्सो, वी वांट सम वीकली ड्राफ्ट रिपोर्ट, इस तरीके का, ओके, दैट उनको फाइनल रिपोर्ट तो चाहिए ही, बट उनको हर वीक एक स्टेटस अपडेट काइंड ऑफ इंटरिम रिपोर्ट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को कब और कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर इंटरिम रिपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट है तो वी विल गिव दैट ऑल्सो, ठीक है। सो वी नीड टू ascertain द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। कंसिडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिससे हम लोग अपनी एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को और भी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे या डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन द अदर एंगेजमेंट परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रिलेवेंट। सी क्या कह रहा है कि जो हम लोगों ने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी किया था ना, अभी इसके पहले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हम लोगों ने अभी पिछले सेक्शन में किया था, उसके रिजल्ट से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर कहता है कि जो आपके एंगेजमेंट पार्टनर है ना, एंगेजमेंट पार्टनर वो अपने पिछले किसी एंगेजमेंट में या किसी दूसरे ऑडिट में उनको जो नॉलेज गेन हुआ होगा उससे हम लोगों को इस ऑडिट में क्या हेल्प मिलता है। ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सी वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर ने जो अदर एंगेजमेंट्स किए हैं फॉर द एंटिटी इज रेलिवेंट, वो इस मेरे एंगेजमेंट में रेलिवेंट है कि नहीं, सो दैट यूटिलाइज हो, ठीक है। एसर्टेन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स नेसेसरी टू परफॉर्म। कौन से प्रोसीजर हमें करने हैं, उसका नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट। सो ये ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा वाइल इस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी। और ऑडिट स्ट्रैटेजी के इस्टेब्लिश होने से ही स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। आई थिंक मैंने कहीं पर ये जोक टाइप का देखा था, किसी ने पोस्ट किया था दैट आज तक ये समझ नहीं आया कि ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले आया या ऑडिट प्लान, या दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तब तो डिफरेंस दिख जाएगा, बट अगर नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ पर ही हमें एक डिफरेंस दिखा, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखो, 1 मिनट, आप अगर ए पॉइंट को पूरे अच्छे से पढ़ोगे ना, द ऑडिटर शैल इस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। मीन्स ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो गाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, तभी यहाँ सीक्वेंस में दिया हुआ है कि पहले इस्टेब्लिश करो ऑडिट स्ट्रैटेजी देन डेवलप योर ऑडिट प्लान। द ऑडिट प्लान शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, अपने ऑडिट प्लान में क्या रहना चाहिए, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज डिटरमाइंड अंडर SA 315। SA 315 के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑडिटर को करना है, तो उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट प्लान में रहना चाहिए. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट द असर्शन लेवल एज डिटरमाइंड अंडर SA 330. सी, दो लेवल पे हम लोग हमेशा प्रोसीजर करते हैं. एक तो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, दूसरा करते हैं असर्शन लेवल पे. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बात असर्शन लेवल की आएगी, मैंने ये बहुत बार रिपीट किया है, मुझे जब वॉइस नोट्स पे भी बात होते हैं अपने ऑडिट वाले सेल्फ स्टडी ग्रुप में, तो मैंने ये बहुत बार बोला है दैट बात जब असर्शन लेवल की होगी तो उसके साथ हम लोग ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं. ओके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हम लोग सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं. तो आप जब भी देखोगे कि असर्शन लेवल की बात हो रही है तो वहाँ पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जरूर आएगा. अब ये आता क्यों है? असर्शन लेवल जो होता है वो मेरा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, अकाउंट बैलेंसेस होता है या फिर डिस्क्लोजर्स होता है. ओके, जो कि मैं कहूँ अगर, तो जैसे मैं अगर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का एग्जांपल लेता हूँ तो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन आर प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम. ठीक है, तो उसमें हमेशा 1 बाय 1 ऑडिट प्रोसीजर चलता रहता है. तभी हम लोग ऐसा करते हैं कि उसमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा. ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाइज विद एसे. आपको और क्या ऑडिट प्रोसीजर करना है सो दैट जो आपके इंगेजमेंट है, जो आप ऑडिट कर रहे हो, वो ऐसे के अकॉर्डिंग हो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 200. ऐसे 200 कहता है कि आप कोई भी ऑडिट कर रहे हो तो अनटिल एंड अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय लॉ, ठीक है, आपको कंप्लाई करना है ऐसे के सारे रिक्वायरमेंट्स है. चलो, now the next given is point to remember. So this points to remember is more in clarificatory nature. If you will read it, it is like the audit plan is more detailed than the overall audit strategy. Plan ज़्यादा detailed होता है. That includes the nature, timing, extent of audit procedure to be performed by engagement team member. See, सिंपल सी बात है, ऑडिट प्लान में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रहता है जो कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स को करना है. ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट रहता है. प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स. अब ये जो प्लानिंग फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं ना, ये ड्यूरिंग द ऑडिट होते हैं. मैंने क्या बोला था, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट शुड नॉट बी लाइक मैंने पहले कर लिया डिसाइड कि मैं ये ऑडिट प्रोसीजर करूँगा तो मैं वही करूँगा. ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है. ऐसा हो सकता है दैट सपोज आपने अगर 5 ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट स्टार्ट होने के पहले डिसाइड किया था, तो वाइल डूइंग ऑडिट इट कैन एक्सटेंड टू 10, 12 बेस्ड ऑन द सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अकर्स अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस. ओके, however planning the NT of specific further audit procedure depends on the outcome of those risk assessment procedure. See, कहने का मतलब है कि planning of the auditor's risk assessment procedure occurs early in the audit process. ऑडिटर का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस था ना, वो उन्होंने ऑडिट स्टार्ट करने के पहले ही पता कर लिया कि मैं रिस्क को असेस कैसे करूँगा. मगर प्लानिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर है यहाँ पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ दोज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिसाइड किया था कि मैं ये सब करूँगा, उसके करने पे जो आंसर आएगा उसके बेसिस पे आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कीजिएगा. इसी को कहा जाता है कि प्लानिंग जो है, या मैं अगर कहूँ कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये ड्यूरिंग द ऑडिट पता चलता है ऑडिटर को. ओके, इट शुड नॉट बी लाइक कि उनको पहले से पता है कि ये प्री डिफाइंड स्टेप है, ये प्री डिफाइंड मेरा प्लान है and I have to strictly follow this. In addition, the auditor may begin the execution of further audit procedure for some classes of transaction, account balances and disclosures before planning all remaining further audit procedure. देखिए, इसके अलावा क्या होता है कि पहले मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगा. देखो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर का बात किया गया. इसे मैं CAD बोलता था, ठीक है, और ये जो CAD मैं बोल रहा हूँ इसी को कहा जाता है असर्शन लेवल. और मैंने अभी क्या बोला था, जहाँ पे असर्शन लेवल आएगा वहाँ पर आएगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. ओके, तो ये बात ध्यान रखना है आप लोग जब ड्राफ्ट करते हो ना आंसर, तो ऐसा नहीं करना है कि असर्शन लेवल पे हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स लिख दिए सिर्फ. चलो, तो इसमें बस इतना सा कह रहा है ना कि इन एडिशन द ऑडिटर में बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉर सम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बिफोर प्लानिंग ऑल रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. देखो, जैसे मैंने बोला था क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट और लॉस
अकाउंट का आइटम होता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं। ओके, तो उसमें ये बोल रहा है दैट आप किसी भी एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी का बाद में प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये आगे पीछे थोड़ा सा चलता है। चलो, इसके बाद है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। देखना इसमें सेम बातें वही होगी जो हम लोगों ने अभी तक करा है। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर जो है वो अपडेट करते रहेगा, चेंज करते रहेगा अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी एज वेल एज ऑडिट प्लान। ठीक है। As a result of unexpected events, changes in conditions, or the audit evidence obtained from the result of audit procedure, the auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan. See, कितने रीजंस यहाँ पे दिए गए। अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट हो गया, कंडीशंस में चेंज हो गया, आपको कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस मिला जिससे कि आपको मॉडिफाई करना पड़ गया अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ओके, सो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान इज सब्जेक्ट टू चेंज, इतना समझना है बस। Based on the revised consideration of assessed risk, auditor need to modify the nature, timing and extent of further audit procedure. अब देखो, जब प्लान चेंज हो गया, स्ट्रैटेजी चेंज हो गया, तो हम लोगों को रिस्क का असेसमेंट भी फिर से करना पड़ता है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क। जो आपने रिस्क को असेस किया था ना, असेस्ड रिस्क, उसको भी रिवाइज करना पड़ा। ओके, तो उस केस में ऑडिटर ना मॉडिफाई करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को ऑडिटर मॉडिफाई करेगा। दिस मे बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान द ऑडिट प्रोसीजर। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिला जो कि अलग है, डिफर्स सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत अलग है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान द ऑडिट प्रोसीजर। जब मैंने प्लान किया था ऑडिट प्रोसीजर तो मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन था, बट ऑडिट करते समय मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला जो कि मेरे पहले वाले इन्फॉर्मेशन से सिग्निफिकेंटली डिफर करता है। ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफर। ओके, तो उस केस में वी विल रिवाइज द प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर मे कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटेंसिव प्रोसीजर से आप जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब आप कर रहे हो, सेम मैटर पे आपको कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिल सकते हैं। इन दैट केस ही ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको अपना प्लान को चेंज करना पड़ जाए। ओके, और ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी मॉडिफिकेशन करना पड़े। चलो, नेक्स्ट पेज सेज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। प्लानिंग में आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है? द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, सिंपल है, एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। कितना इजी था। डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीज़ करेंगे जो हम लोगों ने अभी सीखा, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, चेंजेज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, documentation of overall audit strategy is record of key decisions considered necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team. सी, हम लोगों ने देखा था दैट ऑडिट स्ट्रैटेजी के बनने के बाद ही बनता है ऑडिट प्लान। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का, तो वो रिकॉर्ड होता है किस बात का? की डिसीजंस कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट। ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी में वो की डिसीजंस रिकॉर्ड होते हैं जिनके कारण ऑडिट प्लान हुआ है। ओके, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बाद ही प्लान होता है। एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान में क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ RAP। RAP मीन्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड FAP, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सी, जब मेरा ऑडिट प्लान बन जाता है ना, तो उसमें हम लोग ये लिखते हैं कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टू असेस माई रिस्क। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर उसी को कहते हैं, रिस्क को असेस करने के प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, आगे हम क्या ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। मैं अगर फिर से पढ़ूँ इसे, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान्ड, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या है। ठीक है, ये प्लान हो जाता है उस लेवल पे। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल। सी, मैंने बोला था ना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमेशा असर्शन लेवल पे होता है। असर्शन लेवल में 3 चीज़ आते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, CAD।
in response to the assessed risk. It also serves as a record of proper planning of the audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance. ठीक है. It also serves as a record of proper planning of the audit procedure. मतलब basically मेरे audit plan में ऑडिट प्रोसीजर का ही रिकॉर्ड रहता है कि मुझे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करना है, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो. तो रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस. मतलब वो प्रोसीजर को फॉलो करने के पहले वो रिव्यू होता है प्रॉपरली और अप्रूव होता है. किससे? पार्टनर से. ठीक है, मैं एक ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैंने प्लान कर लिया, मैंने स्ट्रैटेजी बना ली, मैंने प्लान भी डॉक्यूमेंट कर लिया. ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेड प्लान रिव्यू होगा और अप्रूव होगा बाय एंगेजमेंट पार्टनर, तभी जाके हम लोग उसको फॉलो करेंगे. रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान एंड रिजल्टिंग चेंजेस टू द प्लान्ड एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एक्सप्लेन्स क्यों वाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड. ठीक है, ये चेंजेस आया ही क्यों. देखिए, तीन चीज़ हम लोगों को डॉक्यूमेंट करना था. पहला ऑडिट स्ट्रैटेजी, दूसरा ऑडिट प्लान, तीसरा चेंजेज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान. तो वही बोल रहा है कि ये जो हम लोग ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लान और चेंजेस टू प्लान एंटी में जितने भी चेंजेस आते हैं, इसे जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसका जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये एक्सप्लेन करता है कि वो चेंजेस हुआ क्यों. ठीक है, एंड द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान फाइनली अडॉप्टेड फॉर द ऑडिट. मतलब कि चेंज होने के बाद जो रिवाइज्ड और आई कैन से फाइनल जो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर. ओके, चलो. नेक्स्ट सेक्शन इज एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट. अगर आपका इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है, हम लोगों ने ऐसे 210 में पढ़ा था. इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट मीन्स या तो आप उस ऑडिट को सबसे पहली बार कर रहे हो, आपके पहले कोई और ऑडिटर था, या तो उस कंपनी का सबसे पहला ऑडिट है और उसे आप कर रहे हो. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट. सो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट के प्लानिंग में हम लोगों को कुछ एडिशनल कंसिडर करना पड़ता है. चलो, क्या है वो? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 220 रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट. डोंट यू थिंक ये पॉइंट रिपीट हो रहा है? ये जब हम लोग प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी पढ़ रहे थे, वहाँ पर ये पॉइंट था कि आपको क्लाइंट रिलेशनशिप और क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस का जो प्रोसीजर्स है एज पर एसए 220 वो फॉलो करना है. ओके, तो सेम चीज़ एक एडिशनल कंसिडरेशन है इन द इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट. उसके बाद communicating with the predecessor auditor where there has been a change of auditors in compliance with relevant ethical requirement. जो predecessor auditor है ना, मतलब जो आप ऑडिट कर रहे हैं, इससे पहले जो ऑडिटर थे, सपोज ये वो वाला इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है जहाँ पे पहले कोई दूसरे ऑडिटर थे, कोई predecessor ऑडिटर थे, तो आपको predecessor ऑडिटर से ये बात करना पड़ेगा कि आप जो छोड़े हो ना, where there has been change of auditor, आपने जो रिज़ाइन किया है, क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने चेंज किया था ना, कुछ अनएथिकल तो करके नहीं किया था, राइट? बिकॉज देयर इज प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर्स ऑल्सो. ठीक है, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट यहाँ है ही. अगर मैं देखूँ तो सेक्शन 140 है शायद कंपनीज एक्ट का, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. सो वो सारी चीज़ भी फॉलो होनी चाहिए अलॉन्ग विथ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट. ओके, उसके बाद और कुछ है एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एज पर एप्लीकेशन मटेरियल. ठीक है, एप्लीकेशन मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या एडिशनल कंसिडरेशन है? पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग द ऑडिट आर द सेम वेदर द ऑडिट इज एन इनिशियल और रेकरिंग इंगेजमेंट. अब चाहे रेकरिंग इंगेजमेंट हो, चाहे वो इनिशियल इंगेजमेंट हो, बट पर्पस और ऑब्जेक्टिव जो मेरा होता है ना प्लानिंग करते समय ऑडिट को, वो बिल्कुल सेम होता है. मतलब पर्पस मतलब क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ प्लान. ठीक है, तो ये जो है मेरा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और रिकरिंग एंगेजमेंट दोनों में सेम रहेगा. However, for an initial audit, the auditor may need to expand the planning activity because the auditor does not ordinarily have the previous experience with the entity. But जब आपका पहला ऑडिट होता है ना, तो ये रिकमेंडेड होता है ऑडिटर को दैट थोड़ा सा आप अपने प्लानिंग को एक्सपेंड कीजिए, बिकॉज आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है इस क्लाइंट के साथ, इस क्लाइंट्स के ट्रांजेक्शन एंड ऑल का प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है. So for initial audits, additional matters the auditor may consider in establishing the overall audit strategy and audit plan include the following. ठीक है, अब देखो क्या एडिशनल मैटर ऑडिटर को कंसिडर करना है इन एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान, दोनों में. ठीक है, दोनों में. फॉर इनिशियल ऑडिट्स, जो इनिशियल ऑडिट्स हैं, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ,
अरेंजमेंट्स टू बी मेड विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर, फॉर एग्जाम्पल टू रिव्यू हिज वर्किंग पेपर। जब तक लॉ से रोका नहीं गया है, हम लोग पिछले ऑडिटर का वर्किंग पेपर चेक करेंगे, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में उन्होंने कैसे ऑडिट किया था। इफ़ यू रिमेंबर, ऐसे 230 में ऐसा लिखा हुआ था कि किस तरीके का आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एक जो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है उन्हें समझ आए कि आपने वर्किंग पेपर में क्या रिकॉर्ड किया है। वैसे रिकॉर्ड क्या होता था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में? रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स रीच्ड, ये रिकॉर्ड होता था। ओके, तो प्रीवियस जो ऑडिटर थे उनके वर्किंग पेपर्स को हम लोग रिव्यू करेंगे क्योंकि हम लोग पहले ऑडिटर हैं। एनी मेजर इशूज इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट इन कनेक्शन विद द इनिशियल selection as auditor, the communication of these matters to TCWG and how these matters affect the overall audit strategy and plan. सी अगर मैं ये देखूँ ना तो ये मुझे ना ऑडिट के वर्किंग पेपर से ही मिलेगा। वर्किंग पेपर में ये रिकॉर्ड रहता है कि कोई मेजर इशू अगर मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया हूँ या तो कोई ऐसे मैटर्स जो कि मैंने 260 ऐसे के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट किया है TCWG को, सो ऑल दोज थिंग्स गेट्स रिकॉर्डेड अंडर वर्किंग पेपर्स। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देखे होंगे ऐसे 260 का, तो वहाँ लिखा हुआ था कि आपने क्या कम्युनिकेट किया, यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट। ओके, सो आप लोग एक चीज़ फोकस कर रहे होंगे कि एसेस कितने रिलेटेड है। ओके, मैं ऐसे 230 का रेफरेंस दे रहा हूँ, 220 का रेफरेंस दे रहा हूँ, 210 का रेफरेंस दे रहा हूँ। सो पढ़ते हुए आप लोगों को इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए सो दैट आप कभी भी किसी दूसरे ऐसे में किसी और ऐसे का रेफरेंस देखो तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए कि ये क्यों कह रहा है। और वो तभी ध्यान रहेगा जब तक आपको यही नहीं याद कि ऐसे 210 में टर्म्स की बातें हम लोग करते हैं कि इंगेजमेंट टर्म्स कैसे हो, ठीक है, प्री कंडीशंस क्या हो ऑडिट का, यही आपको अगर याद नहीं है तो अगर ऐसे 300 में 210 के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा सो यू वुड नॉट एबल टू रिकॉल एंड यू विल एंड अप जस्ट मगिंग इट अप। याद कर लोगे बस और उसके बाद सोचोगे कि नहीं मैंने याद कर लिया इसे, बट वो एक टाइम पे माइंड से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। नाउ सी द ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी टू ऑब्टेन SAAE मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय SA 510। ओके, सी SA 510 बात करता है कि ओपनिंग बैलेंस को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो सेम थिंग इट इज टेलिंग दैट ऑडिट प्रोसीजर जो कि रिक्वायर्ड है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज पर SA 510 वो आपको करना है। मतलब आपको ऐसे 510 का प्रोसीजर फॉलो करना है, सिंपल सी बात। अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग ऐसे 220 में हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से, हर फर्म का एक क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज मीन्स मेरा फर्म है, मैंने अपने फर्म में कुछ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज रखे हैं, दैट मीन्स अपने फर्म के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ पॉलिसीज सेट रखे हैं, ठीक है। तो उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर कोई इनिशियल ऑडिट होता है तो उसको लेकर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर होगा ना, दैट वी हैव टू फॉलो। ओके, हाँ, जैसे कि रिव्यू ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बाय सीनियर पार्टनर प्रायर टू कमेंसिंग सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर और टू रिव्यू रिपोर्ट्स प्रायर टू देयर इशुएंस। लाइक देखो, ये एक एग्जांपल हो सकता है ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी। जैसे मेरे फर्म का पॉलिसी है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जो है ना वो फाइनल होने के पहले सीनियर पार्टनर रिव्यू करेंगे, ये मेरे फर्म का पॉलिसी है। ओके, या रिपोर्ट्स जो है वो रिव्यू होगा प्रायर टू देयर इशुएंस, मतलब रिपोर्ट को इशू करने के पहले भाई पार्टनर रिव्यू करेंगे। ये मेरे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ है, इससे मेरे फर्म का क्वालिटी मेंटेन होगा। ओके, क्योंकि अगर पार्टनर लेवल पे रिव्यू होता है तो उसमें एरर्स काफ़ी कम बचते हैं। ओके, बिकॉज पार्टनर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड स्मार्ट, आई कैन से। चलो, उसके बाद है कंसिडरेशंस इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। व्हाट ऑल थिंग्स यू विल कंसिडर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले देखेंगे। तो उसमें हम लोग को क्या देखना होगा, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑन विच द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बी ऑडिटेड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? इफ़ यू नो, पता ही होगा, CA फाइनल में हम लोग अकाउंट्स को कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सिंपली हम लोग कह सकते हैं बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल रिपोर्ट करना, ओके, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब फाइनेंशियल को रिपोर्ट करने का फ्रेमवर्क। बैलेंस शीट हम किस
फ्रेमवर्क में बनाए, किस फॉर्मेट में बनाए, दैट इज ओनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. उसी तरह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेपरेट दिया हुआ है FRF. तो अगर जो बैंकिंग कंपनीज होंगे they will follow the format given in the format I can say or financial reporting framework given in Banking Regulation Act. This private limited or public limited company will follow the financial reporting framework provided in Companies Act, जो कि शेड्यूल 3 है. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है. ओके, सो जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो ना एंगेजमेंट का, तो आप ये देखो कि वो किस फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं. ठीक है, जो आपको ऑडिट करना है, बिकॉज आपको ऑडिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही करना है ना, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेट कि वो किस फ्रेमवर्क में है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सच एज रिपोर्ट्स मैंडेटेड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर्स. आपके क्लाइंट जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री से स्पेसिफिक कुछ रिपोर्टिंग्स होते हैं क्या. ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ बैंक्स, ठीक है, बैंक का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, RBI ने कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट इशू करने को दे रखा है. NBFC में भी RBI ने कुछ सेपरेट, मतलब अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स गिवन इन सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो दिया हुआ है ना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, उसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स NBFC के केस में लगता है, दैट इज प्रिस्क्राइब बाय RBI. ओके, तो वही बोल रहे हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उस स्पेसिफिक कोई रेगुलेटर लाइक सेबी, RBI, इन लोगों से कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है क्या. दिस वी नीड टू चेक. या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट में ही वी आर कंटिन्यूइंग विद द थर्ड पॉइंट. द एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग द नंबर एंड लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड. ऑडिट में हम लोग कवर कितना कुछ करेंगे, एंड नंबर एंड लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड. कंपोनेंट्स मतलब यहाँ पे सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स. ओके, कितने सारे सब्सिडरीज है, कितने जॉइंट वेंचर्स है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, कंपोनेंट्स मतलब अगर मैं ऑडिट के लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपोनेंट्स मीन्स ऑल दिस ओनली, सब्सिडरीज एंड ऑल. ओके, द नेचर ऑफ द कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन अ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट एंड दैट डिटरमाइन हाउ द ग्रुप इज टू बी कंसोलिडेटेड. सी, मैंने बोला ना कंपोनेंट मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स. वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेरेंट के कंट्रोल और कंपोनेंट्स के कंट्रोल में जो रिलेशनशिप है दैट डिटरमाइन हाउ द ग्रुप इज टू बी कंसोलिडेटेड. इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रुप कंपनी है ना, ग्रुप कंपनी मीन्स व्हाट, पेरेंट कंपनी, उसके सब्सिडरी, उसके एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर. ओके, तो ग्रुप कंपनी के फाइनेंशियल कंसोलिडेट कैसे होंगे, ये हमें ऐसे ही पता चलता है कि उनके कंट्रोल्स में क्या रिलेशनशिप है. ओके, इससे बहुत करता है मैटर. सो टेकिंग ऑन ऑल दिस लॉजिक्स वी यूज टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स. जितने भी सब्सिडरीज है वो कोई और ऑडिटर से ऑडिट हो रहे हैं क्या, दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. द नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड. कितने बिजनेस सेगमेंट है, अगर आपको पता हो तो सेगमेंट रिपोर्टिंग होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, राइट. सो वही बिजनेस सेगमेंट का बात कर रहा है कि कितने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है. द नीड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू एन ऑडिट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस. कंसोलिडेशन पर्पस के ऑडिट के अलावा स्टैंड अलोन भी ऑडिट हो रहा है ना, वैसे होगा ही, नॉर्मली केस में होगा ही, क्योंकि जब कंसोलिडेशन पे ऑडिट लग रहा है तो वो ऑब्वियसली स्टैंड अलोन पे लगेगा ही. ओके, सो दिस थिंग ऑल्सो द ऑडिटर नीड टू कंसिडर. The availability of work of internal auditor and extent of the auditor's potential reliance on such work. कितना काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और हम लोग उनके काम पे कितना रिलाई कर सकते हैं. अभी मैंने ऐसे पे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है वीडियो, थिंक द यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो एक ऐसे है बिल्कुल कि अगर मैं जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूँ वहाँ इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑलरेडी है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि या तो इंटरनल ऑडिटर से काम करा ले या तो उनका काम किया हुआ कोई यूज़ कर ले. पूरा ऐसे इसमें. ओके, ऐसे 610 है, 610 या 600 है. ओके, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है. फिर एंटिटीज़ यूज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं. ओके, मतलब एक तरह से आउटसोर्सिंग का बात आप दे लो. इसमें भी सेपरेट ऐसे 402. अगर मैं ये सब पॉइंट को
ऐसे नंबर से करूँ ना तो ये है 402, ये 600 या 610 है शायद। ये तो कंसोलिडेशन का पॉइंट है, ये बिजनेस सेगमेंट का पॉइंट है, इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है पक्का। ओके, नाउ सी द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट में जो ऑडिट एविडेंस हुआ था उसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ CAT, ठीक है, CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है। तो हम लोग कितना IT का यूज़ कर सकते हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर में। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा, मतलब क्लाइंट के कितने लोग अवेलेबल है, क्लाइंट पर्सनल, और उसका डेटा कितना अवेलेबल है। मतलब लोग अगर रहेंगे तो उनसे हम लोग इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ों को पता कर सकते हैं, दैट्स वाई। चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन सेक्शन विच सेज दैट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपके रिपोर्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके ऑडिट करने का टाइम क्या है, कब तक करोगे ऑडिट, और कैसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, नेचर। एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज एट इंटरिम एंड फाइनल स्टेज। देखो मैंने बोला था ना कि हम लोग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पता करते हैं कि हम लोगों को इंटरिम रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, मतलब बीच में भी रिपोर्ट देना पड़ेगा क्या, या फिर सिर्फ फाइनल स्टेज पे ही रिपोर्ट देना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विथ मैनेजमेंट एंड TCWG टू डिस्कस द एंटी ऑफ द ऑडिट वर्क। कितनी बार मीटिंग हो रहा है विथ मैनेजमेंट एंड TCWG टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क, मतलब कैसा ऑडिट चल रहा है। मैं अगर ऑडिट करने गया हूँ किसी कंपनी में तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स होते रहते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट विथ मैनेजमेंट एंड TCWG, जहाँ हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं दैट हम लोगों का ऑडिट कैसा चल रहा है। ओके, हमारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है। ओके, द डिस्कशन विथ मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड। हम लोग कब रिपोर्ट इशू करेंगे और कैसा रिपोर्ट करेंगे, सो ये भी डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एंड TCWG से। द डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट लिखा हुआ है कि मतलब एक तरह से हम लोग स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। पूरे एंगेजमेंट टाइम में हम लोग स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, किसे, मैनेजमेंट को। कम्युनिकेशन विथ ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप्स एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। कंपोनेंट मतलब सब्सिडरी के ऑडिटर कोई और है, अगर एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर के ऑडिटर्स अगर कोई और है तो उनसे हम लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे रिगार्डिंग द टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड, दैट हम लोग किस तरह का रिपोर्ट और कब इशू करने वाले हैं। द एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ communication among engagement team member including the nature and timing of team meetings and timing of review of work performed। देखो ऑडिट इंगेजमेंट के जो ऑडिट इंगेजमेंट टीम होता है उसके मीन्स इंटरनली भी वो लोग मीटिंग्स करते रहते हैं, वो लोग टाइमिंग मीन्स टाइमली अपने वर्क को रिव्यू करते रहते हैं। ओके, दैट काम कैसा चल रहा है विद इन द टीम, मैं ऑडिट टीम का बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था ना कि अपना जो काम हुआ है हम लोग मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसा आपका ऑडिट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर कैसा अपना टीम परफॉर्म कर रहा है, दिस ऑडिट टीम इंटरनली यूज टू डिस्कस वेदर देयर आर एनी अदर एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन विथ थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग एनी स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट। कहता है कि कोई और एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन किसी थर्ड पार्टी से है क्या, जैसे मान लो कि कोई अगर लिस्टेड एंटिटी है तो अदर देन मैनेजमेंट हमें सेबी को भी कुछ रिपोर्ट करना है क्या। ओके, दिस द ऑडिटर नीड टू असर्टेन। सी यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग एनी स्टैट्यूटरी या कॉन्ट्रैक्चुअल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट। अब मान लो कि मैंने ऑडिट किया और हम लोग का जो टर्म्स हुआ ना, मतलब हम लोग का जो एंगेजमेंट लेटर हुआ जहाँ पे हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा, उसमें एक ऐसा टर्म्स डाला हुआ है दैट एक और कोई रिलेटेड पार्टी है उसको हम लोगों को स्पेसिफिकली कुछ रिपोर्ट करना है। ओके, कुछ ऐसा टर्म्स है एडिशनल, तो दैट ऑडिटर नीड टू कीप इन माइंड। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट्स। देखो हाँ, द डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मैटेरियलिटी लेवल, ये पॉइंट हम लोग का कवर्ड है ऑलरेडी कि ऑब्वियसली जब प्लानिंग करेगा ऑडिटर, जब भी ऑडिट स्ट्रैटेजी को कंसिडर कर रहा है तो एक मैटेरियलिटी लेवल को देखेगा। प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड अकाउंट बैलेंसेस, मतलब कौन से ऐसे मेरे सब्सिडरी है जो कि मटेरियल है, ये पहले आइडेंटिफाई करना है। प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया वेयर देयर मे बी हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के। द इम्पैक्ट ऑफ द असेस्ड RMM एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑन डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू,
कहता है मैंने जो असेस कर रखा है ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ये पहले ही कंसिडर करना है. द मैनर इन विच द ऑडिटर emphasizes टू engagement टीम मेंबर्स द नीड टू मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. मतलब किस तरीके से ऑडिटर अपने टीम में ये स्पिरिट लाता है कि तुम्हें क्वेश्चनिंग माइंड बने रहना है, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है. ओके, जैसे हम लोगों ने ऐसे 200 में पढ़ा था ना कि थ्रू आउट द ऑडिट हम लोगों को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना होता है एंड प्रोफेशनल जजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है. ओके, now see point number 6, result of previous audit that involved evaluating the operating effectiveness of internal control including the nature of identified weakness. हम लोग प्रीवियस ऑडिट का ना रिजल्ट देखेंगे. किस तरह का रिजल्ट कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या था इंटरनल कंट्रोल का, और कुछ वीकनेस मिला था क्या, आइडेंटिफाइड वीकनेस. एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स कमिटमेंट टू द डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल. मतलब कि कुछ ऐसा एविडेंस कि मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड है किस बात के लिए, कि वो डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और मेंटेन करेंगे अच्छा सा इंटरनल कंट्रोल. क्योंकि इंटरनल कंट्रोल जो इम्प्लीमेंट करना, डिज़ाइन करना और मेंटेन करना, ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की. सो वेदर द मैनेजमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स इट और नॉट. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑडिटर देखेंगे कि कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके बेसिस पर ऑडिटर को ये भी पता चलेगा कि क्या हम इनके कंट्रोल पर रिलाई कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस अटैच टू द इंटरनल कंट्रोल. आप इंटरनल कंट्रोल को कितना इंपॉर्टेंस देते हो जहाँ आप ऑडिट करने जा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है. सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी इंक्लूडिंग चेंजेज इन IT प्रोसेस, चेंजेज इन की मैनेजमेंट, एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड डाइवेस्टमेंट. कौन से ऐसे बिजनेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण एंटिटी में को अफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि कोई IT प्रोसेस चेंज हो गया, कोई मैनेजमेंट में चेंजेज आ गए, कोई मर्जर एक्विजिशन हो गया. ओके, significant industry development such as changes in industry regulation and new reporting requirement. इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट आ गया दैट कुछ लॉ में चेंज आ गए, कुछ रेगुलेशन में चेंज आ गए, या कुछ ऐसे और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ गए. सिग्निफिकेंट चेंजेज इन FRF सच एज चेंजेज इन AS. ओके, कुछ FRF में अगर चेंज आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, या और कुछ सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेज इन द लीगल इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी. ओके, सो दिस वाज द रेसिडुअल पॉइंट कि कोई और अगर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट होगा जैसे चेंजेज इन लीगल इन्वायरमेंट जो कि अफेक्ट करे एंटिटी को, तो वो हमें कंसिडर करना है. लास्ट वन इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज. मतलब द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम. यहाँ पे रिसोर्स का मतलब है कि कौन से फर्म का रिसोर्स, मतलब कि जो हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं ना, सपोज एक टीम है जो ऑडिट करने जा रहा है, तो अगर मेरा फर्म है और मैं अपने फर्म से एक टीम को भेज रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मेरे फर्म से रिसोर्स जा रहे हैं ऑडिट करने. ओके, तो एंगेजमेंट टीम को ही कहते हैं रिसोर्स. तो द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड द असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू द टीम मेंबर्स, इस बात का ध्यान रखना चाहिए किस तरह के एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसा टीम मेंबर्स होना चाहिए और किसको क्या काम मिलना चाहिए. ठीक है, इस तरीके का एक प्रॉपर सा डिसीजन होना चाहिए बिफोर गोइंग टू ऑडिट. एंड एंगेजमेंट बजटिंग, मतलब वी हैव टू सी द टाइम एंड कॉस्ट दैट ये एंगेजमेंट में कितना पैसे लगेंगे. सो दिस वॉज अबाउट द कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे. कंसिडरेशन इन इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. ओके, सो आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ऐसे 300 प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट इज ऐसे 315 मे बी आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर नाउ ये थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मतलब आप अगर बिल्कुल इस माइंड सेट से पढ़ोगे दैट बिफोर गोइंग टू ऑडिट आई एम थिंकिंग, आई एम प्लानिंग, आई एम लुकिंग फॉर फ्यू थिंग्स दैट व्हाट वी शुड कंसिडर बिफोर डूइंग एन ऑडिट, तो फिर आपको ये ऐसे काफ़ी ईजी लगेगा और क्वेश्चन इससे भी काफ़ी बनते हैं. ठीक है, इवन शायद MCQ का जो सीन है तो फिर वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, यू पीपल कीप रिवाइजिंग. थैंक यू सो मच.